हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, और इस साल क्लैट पॉइंट के साथ रहने के लिए आप सभी की बहुत सारी धन्यवाद। प्लस आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका जो नया साल है वो जो भी आपके गोल्स हों उसको अचीव करने में मदद करे। जैसे कि आज न्यू ईयर है तो घर पे हूँ नहीं मैं, जहाँ पे स्टूडियो है हमारा, तो इसीलिए आज सेशन जो है थोड़ा सा डायरेक्टली पीपीटी से हो रहा है। बट द थिंग इज़ कि आपको पढ़ने से मतलब है होना चाहिए, तो वो आज आपको जो भी न्यूज़ में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन। एक देखिए एडिटोरियल आज आया है, एन अनफॉर्चुनेट आइडियोलॉजिकल शिफ्ट इन द जुडिशरी। अब देखो ना, ये आर्टिकल डिस्कस तो किया जाने लायक है बट नहीं भी है। प्रॉब्लम क्या है ना, देखो अभी कुछ समय पहले एक जज थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक जज मतलब कहीं पे स्पीच दे रहे थे, जजमेंट बोल दिया सॉरी मैंने, कहीं पे स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने ऐसे बोला कि एंशिएंट चीज़ों को रिलेट करना चाहिए, भारत का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जैसे कि मनु, कौटिल्य एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन लोगों के द्वारा जो चीज़ें दी गई हैं उसको रिसेंट जजमेंट्स में इंक्लूड करना चाहिए, उनको बेसिस मानना चाहिए। उन्होंने काफ़ी सारे और भी एग्जांपल्स दिए थे जिसमें कि ऐसी ऐसी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए वेरियस सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जजमेंट दी है। अब यहाँ पे क्या है ना, ये उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस आर्टिकल में। अब ये जो क्रिटिसिज्म है ना, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल हो चुका है और रिलीजियसली थोड़ा सा इसको किया जा रहा है उस तरीके से, इसीलिए इसको यहाँ पे इस लेवल पे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें डिस्कशन लायक कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल देता हूँ सेशन की, तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है, ये जरूरी है। इसके बाद देखिए एक आर्टिकल आया है एडिटोरियल में ही, नीडलेस प्रोवोकेशन। ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है, इसको हम देखेंगे। देखो अभी इंडिया चाइना के बीच में फिर से मामला खराब हो गया है, ठीक है। मामला क्यों खराब हुआ है इसको मैं आपके सामने इस मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। 11 जगह जो है ना अरुणाचल के, देखो टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से 11 के नाम चीन ने चेंज कर दिए हैं। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ही कहेंगे कि सर अरुणाचल प्रदेश तो अपना पार्ट है, चीन क्यों नाम चेंज कर रहा है। देखो चीन के साथ दिक्कत क्या है ना, चाइना जो चाइना है वो ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ना वो तिब्बत का पार्ट है, और तिब्बत का पार्ट है तो मतलब हमारा पार्ट है, तिब्बत क्योंकि चाइना के पास है। और उन्होंने क्या किया कि देखो ये जो नाम है जैसे कि कुपरोंग कुमे, इधर आप देखो दिबांग वैली है ना, इधर आप देख लो अंजाओ, तो ये इन्होंने ऐसे ऐसे करके इनके नाम अपने मैप में चेंज कर दिए हैं। अब भारत ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है, तो भारत ने इसके ऊपर रिएक्शन ये दिया है कि भैया देखो डायरेक्टली तो कोई इस पर लड़ाई झगड़े कर नहीं सकते, तो भारत ने अपने एंड से क्या बोला है कि इनको अपने मैप में जो करना है कर लेने दो, उससे स्टेटस थोड़ा बदल जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का पार्ट नहीं है, इंडियन कंट्रोल तो हमारा ही है, यहाँ पे हमारी चीजें चल रही हैं, तो इनको जो करना है करो, उससे हमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। देखो तिब्बत की भी ना अपने आप में कहानी है और मैं आपको उसको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। उससे पहले थोड़ा सा ये देख लो, देखो ये तिब्बत है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, और जो चाइना है वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो तिब्बत का पार्ट है। आपको पता है यहाँ पे मैकमोहन लाइन है जो चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर को डिवाइड करती है। इसके अलावा दो चीज़ और समझ लो, एक होती है LOC, एक होती है LAC, है ना। अब LOC क्या है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन है, बट ये दोनों ही कंट्री के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान है ना, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भैया ये LOC है और इतने किलोमीटर है, ठीक है। बट LAC के साथ दिक्कत क्या है ना कि इंडिया और चाइना के दोनों के तरफ से LAC के जो डिस्टेंस है ना वो अलग अलग बताई जाती है, और दोनों ही की कंट्री के बीच में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि भैया ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है ये LAC है, ये LAC है। चाइना कभी कुछ बोलता है, इंडिया का अपना इस पे पर्सपेक्टिव है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही आती है इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर के मामले में। अभी ये चाइना ने फिर से भारत को तंग करने के लिए ऐसे हरकतें करता रहता है, तो उन्होंने ये नाम बदल दिए हैं, पर हमारी गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि भैया उनको अपने यहाँ पे जो करना है करे, हमें क्या लेना देना है, हमें अपने यहाँ से मतलब होना चाहिए, हमारे यहाँ पे भाई कंट्रोल हमारा है और हमारे मैप में चीजें हमारी तरह हैं। अब देखो ये जो तिब्बत है ना, इसकी भी अपना खेल है। तिब्बत पहले आपका चाइना का पार्ट नहीं था, चाइना ने इसको कहीं ना कहीं एनेक्स किया था जबरदस्ती। फिर जब इसको एनेक्स किया था ना, तो मामला UN में गया था, और UN में पता है आपको कि चाइना का सपोर्ट किसने किया होगा, आप सोच नहीं सकते हैं, भारत ने सपोर्ट किया था कि भैया तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है। उस समय नेहरू साहब ने जो है वो चाइना के पक्ष में बात कह दी थी कि तिब्बत जो है चाइना को दे दो। अगर इंडिया इस समय उस चीज पे ऑब्जेक्शन ले लेता तो UN में काफी बवाल उठता और चाइना क्या पता तिब्बत को एनेक्स नहीं कर पाता। कारण क्या है, क्योंकि भारत पड़ोसी है तो भारत ज्यादा बेटर से बता पाता, लेकिन भारत ने उस समय जो है चाइना का सपोर्ट किया। और उसके बाद आपको पता है क्या हुआ, हमने हमारी वीटो पावर भी दे दी थी चाइना को। ये जो 5 परमानेंट मेंबर वाली वीटो पावर होती है वो भारत को पहले ऑफर हुई थी, तो भारत ने कहा कि अभी हम डिजर्व नहीं करते, उसमें भी नेहरू जी का रूल था, अभी आप चाइना को दो।
तो भारत ने बहुत अच्छी दोस्ती चाइना से रखने की कोशिश करी, बट फिर 1962 में चाइना ने जो है बिल्कुल ही पलटवार कर दिया, इंडो चाइना वॉर हो गया। और ये जवाहरलाल नेहरू जी की बिगेस्ट हार बताई जाती है जो इंटरनेशनल रिलेशन में। उन्होंने चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने की कोशिश करी, बट 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुए तो उसमें चाइना कोई ऐसे उम्मीद नहीं लगा रहा था, भारत भी ऐसी उम्मीद नहीं लगा रहा था कि चाइना जो है वो भारत के ऊपर अटैक कर देगा, बट चाइना ने एक्चुअली कर दिया। और इन दी एंड वो कहीं ना कहीं चाइना ने डोमिनेटिंग तरीके से उस वॉर को कहीं ना कहीं जीता था, उनका वर्चस्व था। फिर दोनों ही कंट्रीज के समझौता हुआ और ये चीजें थी, लेकिन ये वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी के इंटरनेशनल रिलेशन की पॉलिटिक्स का था। तो चाइना का भारत के साथ ना हमेशा से ऐसे ही रहा है कि वो पता नहीं किस तरीके से अपना वो चलते हैं, और भारत ने उस चीज से काफी सीखा था। उसके बाद हम लोग भी समझ गए थे कि चाइना पे कभी ट्रस्ट नहीं करना है। तो ये भी उसी का एक पार्ट है। कभी आप डोकलाम स्टैंड ऑफ आपने एक देखा था, फिर आपने अभी इधर बॉर्डर पे देखा था। तो ये सारी चीजें जो है समय समय चाइना कुछ ना कुछ करता है। और वो क्यों करता है, तो देखिए चाइना का अगर आप ढंग से देखेंगे ना तो सिर्फ इंडिया के साथ ही मामला नहीं चल रहा है बॉर्डर का। चाइना के अड़ोसी पड़ोसी जितने कंट्रीज है ना, सभी के साथ कुछ ना कुछ उनकी टेंशंस हैं, ठीक है। और ये चाइना इसलिए करता है, वो अपनी डोमिनेंस दिखाना चाह रहा है कि हम भैया ज्यादा डोमिनेटिंग हैं, हम ज्यादा पावरफुल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कोई भी कंट्री ना इकोनॉमिकली बहुत आगे जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक उसका डोमिनेंस नहीं होगा। और चाइना जो है ना, आज नहीं तो कल यूएस से भी आगे निकल जाएगा इकोनॉमिकली, अगर हम देखा जाए तो भारत को अगर चाइना को फेस करना है, लड़ना है, तो सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, लड़ाई ना झगड़ा। आप अपनी इकोनॉमी को जो है वो और ग्रो करिए। जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी अपने आप चाइना जो है वो चुप होता जाएगा। जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज को चाइना जो है वो असिस्टेंस देता है मनी वाइज, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो भारत भी कर सकता है। लेकिन भारत उस लेवल पे क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे पास उस लेवल का पैसा नहीं है। आपको एक श्रीलंका का स्टोरी पता होगा, श्रीलंका के साथ चाइना ने क्या किया। चाइना ने श्रीलंका को देखिए इतना सारा पैसा दे दिया, जब आज से काफी समय पहले की बात है। और श्रीलंका का देखिए इस मैप में ना इधर एक पोर्ट था जिसका नाम है हबनटोटा पोर्ट, ठीक है। तो ये जो पोर्ट था ना, ये बनाने के लिए पैसा जो है वो चाइना ने दिया था। श्रीलंका ने पैसा लेके यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, खूब सारे पोर्ट में भैया पैसा लगा के इस पोर्ट को बना दिया, पर श्रीलंका जो है ये पैसा वापस नहीं कर पाया। और वैसा वापस नहीं कर पाया तो उसके बदले में चाइना ने इस पोर्ट का कंट्रोल जो है वो 99 ईयर्स के लिए अपने अंडर में ले लिया। अब आप देखिए किसी देश की सोवेनिटी खतरे में है, यहाँ पे ये पोर्ट जो है ये आज की डेट में किसका पार्ट है, ये चाइना इसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये चाइना करता रहता है, छल गेम, दिमाग का गेम। वैसे बहुत सारी कंट्रीज इस चीज को जानती भी हैं, लेकिन तब भी जो है चाइना के साथ जो पॉलिटिक्स रहती है ना, वो अलग अलग कंट्रीज में ये रहती है कि डोमिनेट करो, किसी भी तरीके से फंसा के रखो। अब जैसे ये पाकिस्तान वाला है, ये पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो भारत का पार्ट है। ऑल्दो पीओके है, ये पाकिस्तान ने अपने अंडर में ले रखा है, लेकिन इन दी एंड ये पार्ट तो हमारा है। और पाकिस्तान चाइना जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, वो यहीं से पास हो रहा है। तो भैया तुम एक तरफ तो खुद जो है हमारे टेरिटरी जो हमारी है उसमें तुम इंटरफेरेंस करके तुम एक प्रोजेक्ट अपना बना रहे हो पाकिस्तान के लिए, और तुम हमारे अरुणाचल प्रदेश को फिर अपना बताते हो। तो ये तो उनकी मतलब थ्योरीज ही ऐसी है कि अपनी मनमानी करनी है, अपना कुछ करना है, कोई नियम कानून कुछ है नहीं, जिस तरीके से चीजें इनको लेनी है वो लेनी है, ठीक है। अब एक ना, जब चाइना इंडिया की बात होती है तो पंचशील एग्रीमेंट के बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए। देखो पंचशील एग्रीमेंट जो है ना, ये इंडिया चाइना के बीच में हुआ था, और ये आपका हुआ था 1954 में, अप्रैल 28 1954 में। इसके अंदर 5 चीजों पे दोनों ही कंट्रीज एग्री हुई थी कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर रखेंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवेनिटी के मामले में नॉन अग्रेशन की पॉलिसी को दोनों कंट्रीज अपनाएंगे, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। इसके बाद भी जम्मू कश्मीर में पूरा चाइना कूदा रहता है अपने इंटरफेरेंस करने के लिए। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट की बात कर रहे थे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे। बट ये पंचशील एग्रीमेंट आज की डेट में चाइना की तरफ से बिल्कुल ही नहीं माना जाता है, और इसीलिए हमें पता होना चाहिए पंचशील एग्रीमेंट के बारे में। एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसमें इस पे भी पॉइंट रख के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने इस इशू के बारे में देखा। इसके अलावा चाइना इंडिया के बीच में जो कुछ और अभी रिसेंट में चीजें हुई हैं, देखो जब मसूद अजहर का मामला आया था तो चाइना ने जो है वो इंटरफेयर किया था और उन्होंने भारत का सपोर्ट नहीं किया था यूएन में। फिर इंडिया न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप मेंबरशिप में भी चाइना अगेंस्ट में रहा था। ट्रेड गैप, देखो ट्रेड डेफिसिट हम चाइना के साथ बहुत ज़्यादा हैं। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, मैंने आपको शायद एक दिन क्लास में बताया भी था, बता देता हूँ फिर से। जैसे कि भैया भारत जो है वो चाइना को 100 रुपये का सामान बेच रहा है, पर खरीद उससे 500 रुपये का रहा है, तो हमारे पास 400 रुपये का ट्रेड डेफिसिट हो गया। आप बेच नहीं पा रहे हो ज़्यादा, आप खरीदे ही जा रहे हो, आपके पास इनकम नहीं है, और बस आप आउटपुट देख लो तो वही वाली बात हो गई। इसको एक और एग्जाम्पल से देख लो कि मान लो चाइना के अंदर जो है
भारत के 1,000 रुपये के सामान जा रहे हैं और चाइना से हम खरीद रहे हैं 5,000 रुपये के सामान। तो 5,000 माइनस 1,000 कितना हुआ? 4,000। तो ये 4,000 रुपये का ट्रेड डेफिसिट हो गया। तो ये आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है ना भाई। इतना ही होना चाहिए ना, जितना आप खरीद रहे हो उतना ही बेचो, जिससे कि चाइना अगर आपके यहाँ से मतलब पैसा, आप चाइना से सामान खरीद के चाइना का प्रॉफिट कर रहे हो, इसकी इकोनॉमी बढ़ा रहे हो, तो वो भी इंडिया से खरीद के भारत की इकोनॉमी बढ़ाए ना। बट ऐसा नहीं होता है। तो ये ट्रेड डेफिसिट का ट्रेड गैप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद पब्लिकली चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जम्मू कश्मीर में स्ट्रेस पॉइंट बना रहा है, अब तालिबान से भी टॉक्स में है। इंडिया की पोजीशन जैसे कि BRI के हम हमेशा अगेंस्ट में रहे, जो चाइना का एक वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उनका इनिशिएटिव है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हम अगेंस्ट में रहे। अक्साई चीन पे हम हमेशा बोलते रहते हैं। स्टैंड ऑफ एट डोकलाम जो हुआ था उसमें भारत ने चाइना के अगेंस्ट में खड़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है वो जानी। इसके बाद देखिए जो हमारे कुछ दिन पहले एक बहुत दुखद घटना घटी थी, जिसमें हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी, उनकी वाइफ मधुलिका रावत और 12 और जो क्रू मेंबर्स थे उन लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसका रीजन अभी सामने कुछ इस प्रकार से आया है, डिसओरिएंटेशन ऑफ क्रू इन पुअर वेदर लाइकली कॉज ऑफ क्रैश। कनेक्शन जो है वो एयर कंट्रोल से खत्म हो गया था, उसके बाद वेदर बहुत ज़्यादा खराब था। तो जो डिसओरिएंटेशन का बेसिकली मतलब ये कि अंदाजा नहीं लगा पाया किस साइड में जाना है, किधर करना है, और उसके वजह से ये एक्सीडेंट जो है ये हो गया। फाइनल रिपोर्ट अभी सबमिट होनी है मिनिस्ट्री को, बट लेट्स सी, जितना इसमें बताया है वो अभी इतना बताया गया है। बाकी चीज़ हमने इसके बारे में डिटेल में देख ही ली है कि क्या होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद FCRA लाइसेंस ऑफ NGOs एक्सटेंडेड बाय 3 months। तो अभी हमने देखा था कि जो मिशनरी ऑफ चैरिटी है उनका लाइसेंस नहीं रिन्यू किया गया था, बट NGOs का जो एक्सटेंड कर दिया गया है 3 month के लिए। FCRA का मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइएगा ये जो कौन सा सेक्शन है इस एक्ट का जो पावर देता है यूनियन गवर्नमेंट को ये लाइसेंस रिन्यू करने का, नहीं करने का, इस तरीके की चीज़ों में इंटरफेयर करने का। मैंने कल ही आपको बताया था, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का एक मसला है, इसमें यह कहा गया है कि भैया जो FIR आप जो क्वेश्चन कर रहे हो गलत है। क्यों कहा है ऐसा? एक मामला था डाउरी डेथ का, और इसमें जो है महिला की शादी के 5 महीने बाद इसने सुसाइड कर लिया था, और इसका मेन कारण यही था कि जो इन लॉज थे काफ़ी ज़्यादा हरेस करते थे डाउरी के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट फिर क्या हुआ, जब केसेस चलने लगे दोनों ही फैमिली के बीच में, क्योंकि महिला तो गुजर चुकी थी, बट जो दोनों फैमिली आपस में लड़ रही थी, इनके बीच में एक सेटलमेंट हो गया, और जिसके चलते हुए महिला की फैमिली जो है ये केस वापस लेने लगी और FIR क्वेश्चन करने की बात होने लगी। तो यहाँ पे कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है, हाई कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि भैया आपस में सेटलमेंट होना जो है ये डाउरी डेथ के मामले में आप जो है FIR क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। क्यों? देखो सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट है, मे बी आप लोगों को पता हो, मोस्ट ऑफ आप लोगों को पता होगा। एक सिविल रॉन्ग होता है, एक होता है क्रिमिनल रॉन्ग, जो आप हम जिसको कहते हैं, है ना। अब सिविल रॉन्ग तो चलो ठीक है, मतलब जैसे जो कंपनसेशन वाले मामले होते हैं आप उसमें सेटल कर लो, तलाक के मैटर में आप सेटलमेंट कर लो, इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो स्टेट के अगेंस्ट में होते हैं, और फिर उसमें आप सेटलमेंट नहीं कर सकते, उसमें आपको सजा ही मिलनी है। तो ये नहीं होता कि आप किसी को मर्डर कर दो और आप सेटलमेंट कर लो, समझ रहे हो। तो ये वाली प्रॉब्लम है। जैसे टॉर्ट के मामले हैं, कॉन्ट्रैक्ट के मामले हैं, इन सब में आप ठीक है सेटलमेंट कर लो, मामला कोर्ट के बाहर रफा दफा कर लो, फैमिली लॉस के मामले हैं। बट आप यहाँ पे ये डाउरी डेथ इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, तो इसके अंदर आप सेटलमेंट करके FIR क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो ये एक बहुत बेसिक बात यहाँ पे थी। तो आई होप आपको समझ में आई हो। तो दिस इज इट, आज का सेशन एक बार जल्दी से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा है। पहले ये आर्टिकल आप लोगों की रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पे डाला है, पढ़ लीजिएगा। फिर हमने इंडिया चाइना का मामला देखा, अभी चाइना ने एक हरकत करी है जिसके चलते हुए फिर से थोड़ा सा विवाद उठा है। चाइना ये हरकत पहले से भी करता रहता था। हमने पंचशील एग्रीमेंट के बारे में देखा, चाइना इंडिया के अलग अलग पोजीशन देखे डिफरेंट इशूज़ के अंदर। फिर यहाँ पे हमने देखा कि जो ये एक्सीडेंट हुआ था क्यों हुआ था, फिर हमने एक न्यूज़ देखी, देन हमने ये देखा दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अपना इस पर ये दिया है। इसके अलावा आज की न्यूज़पेपर में कोई भी ऐसी खास न्यूज़ नहीं है जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। अगर आप लोग क्लैट UG, क्लैट PG, DU LLB, NLSAT इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और दिस इज इट, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।